मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण ऑनलाइन क्लासेस में आज आप सबका स्वागत है और रोज़ हम आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे और इस चैनल के माध्यम से आपको अध्ययन करवाएंगे, क्योंकि कोविड-19 के चलते स्कूलें बंद हैं, स्कूल में पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए आपको इस चैनल के माध्यम से स्टडी करवाई जा रही है। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना। अपन ने कल मानव प्रवास के बारे में बात की थी कि मनुष्य प्रवास करता है, प्रवास क्या होता है, प्रवास की डेफिनेशन देखी थी, बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो उसमें एक टॉपिक रह गया था कि जो प्रवास के जो परिणाम हैं, भाई प्रवास होता है, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो वो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन आता है, चाहे वो जनसंख्या संबंधी हो, चाहे संस्कृति से संबंधी हो, चाहे रहन सहन से संबंधी हो, चाहे वेशभूषा से संबंधी हो, यहाँ तक कि जो संसाधन का उपयोग है वो भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। अपन बात करते हैं कि प्रवास के दौरान जनसंख्या में क्या परिवर्तन होते हैं, कि जिस स्थान से लोग प्रवास करते हैं, जिस स्थान से लोग जाते हैं, वहाँ की जनसंख्या में गिरावट आती है, जनसंख्या कम होती है, और जिस स्थान पे लोग पहुँचते हैं वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होती है। लेकिन अगर हम जनसंख्या के साथ साथ लिंगानुपात की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लिंगानुपात। तो लिंगानुपात भी परिवर्तन होता है। अब अपन देख रहे हैं कि जनसंख्या जहाँ से लोग जाते हैं, जहाँ की जनसंख्या कम होती है, लेकिन वहाँ का लिंगानुपात बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो प्रवास है पुरुष करते हैं, और पुरुष जिस स्थान से जाएंगे वहाँ का लिंगानुपात कम होगा, और जिस स्थान पे जाते हैं वहाँ का लिंगानुपात बढ़ जाएगा। इसलिए जनसंख्या के साथ साथ लिंगानुपात में भी परिवर्तन होता है। संस्कृति के प्रसार की बात करते हैं कि जिस क्षेत्र से लोग जाते हैं वो उस संस्कृति की छाप अपने साथ ले जाते हैं, और जहाँ पे जाते हैं उस संस्कृति के प्रभाव को वहाँ स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, वहाँ के लोगों को इससे परिचित करवाते हैं, और इस तरह से संस्कृति का आपस में मेल होता है। इसी प्रकार इसका तीसरा जो टॉपिक है वेशभूषा और रहन सहन की बात करते हैं, कि वेशभूषा और रहन सहन से अपन देखते हैं ग्रामीण वेशभूषा अलग होती है, शहरी वेशभूषा अलग होती है। तो जब वो दोनों लोग आपस में मिलेंगे तो उसकी जो वेशभूषा का जो पहनावा का जो सिस्टम है वो भी परिवर्तित होगा, और वो अपने आप में चेंज होने लग जाएंगे। इसी प्रकार संसाधनों के विदोहन की बात करते हैं कि तो कन्फर्म है कि जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा वास करती है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है, तो वहाँ के संसाधनों का अधिक इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ के संसाधनों का दोहन किया जाता है, तो धीरे धीरे संसाधन समाप्ति की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार पर कह सकते हैं कि प्रवास के कारण अनेक परिणाम अपने सामने आते हैं, जिसमें जनसंख्या है, लिंगानुपात है, संस्कृति का प्रसार है, वेशभूषा रहन सहन है, और उसके साथ साथ संसाधनों का विदोहन है। तो यहाँ तक अपना जो टॉपिक था ये प्रवास का था, प्रवास के परिणाम का था। अब जो अपन आगे बात करेंगे वो एक इसी लेसन का जो आगे का टॉपिक है कि मानव विकास संकल्पना की बात करेंगे अपन, कि भाई मानव विकास क्या है, इसकी संकल्पना क्या है। ठीक है, तो देखिए मनुष्य का जो विकास है वो मानव विकास की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब इसमें किसी एक मनुष्य की विकास की बात नहीं की जाती है, इसमें समस्त विश्व के जो लोग हैं उनके विकास की बात की जाती है। तो देखो विकास अलग अलग तरह का होता है। कभी अपन देखते हैं कि किसी एक क्षेत्र में विकास होना, अपन उसको भी विकास की श्रेणी में रख लेते हैं। और यहाँ पे जो मानव विकास की बात करेंगे तो ये मनुष्य के विकास में जितने भी पक्ष हैं, मनुष्य के विकास में जितने भी पक्ष हैं, जितने भी कारक हैं, उन सब में वृद्धि को अपने एक तरह से विकास की श्रेणी के अंदर रखेंगे, उसको अपने विकास में लेके चलेंगे। तो देखो विकास कोई छोटी मोटी अवधारणा नहीं है, ये बहुत विस्तृत अवधारणा है। और ये देखते हैं कि विकास मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है। बहुआयामी संकल्पना कैसे है? कि इसमें मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत किसी एक क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, न राजनीतिक क्षेत्र की बात करेंगे, न आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, इसमें आर्थिक क्षेत्र की बात भी करेंगे, सामाजिक की बात करेंगे, राजनीतिक की बात करेंगे और संस्थागत की बात करेंगे। यहाँ तक कि जो मनुष्य का जो नैतिकता होती है, नैतिक होता है, नैतिकता जो उसका व्यवहार होता है, जैसे अनेक पक्ष इसमें सम्मिलित होते हैं, और इन सब में परिवर्तन होना, इन सब में वृद्धि होना एक तरह से मानव विकास कहलाता है। ये एक मानव विकास की संकल्पना है। तो मानव विकास की संकल्पना से आप इसमें नोट्स में लिख सकते हैं कि विकास मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है, जिसमें आर्थिक कोमा लगाना, सामाजिक फिर कोमा, राजनीतिक, संस्थागत एवं नैतिकता जैसे अनेक पक्षों को सम्मिलित किया जाता है, किसी एक पक्ष को लेकर के नहीं चला जाता है।
अपन मानव विकास की अपन ये देखते हैं कि सबसे पहले जो मानव विकास है ये कि इसकी जो अवधारणा, इसका प्रतिपादन किसने किया? मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन है किसने किया? देखो, मानव विकास कोई आज की बात नहीं है, ये स्वतंत्रता से पहले चली आ रही अवधारणा है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में मानव विकास को पहचाना गया और एक इसका का प्रकाशन करना स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे होती है कि मानव विकास की जो अवधारणा का प्रतिपादन है, एक डॉक्टर महबूब अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर महबूब उल हक, पाकिस्तान के हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। ये 1980 से 1990 के दशक की बात है। तो उस समय, उसके समय के दौरान इन्होंने इसका प्रतिपादन किया, और जब इसने इसका प्रतिपादन किया तो एक अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन जी भारत के हैं ये, इन्होंने 1990 में इनके मानव विकास का जो प्रतिपादन इसने दिया था, अवधारणा दी थी, उसका समर्थन किया। ठीक है। और 1990 में समर्थन करने के बाद में फिर 1990 से जो UNDP होती है, उस UNDP के द्वारा इसका प्रकाशन लगातार किया जा रहा है और प्रतिवर्ष इसका प्रकाशन किया जाता है, इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है और रिपोर्ट के आधार पे प्रत्येक देश को एक रैंक दी जाती है, स्थान दिया जाता है, और जिसके आधार पे वहाँ के रहने वाले लोगों के विकास के बारे में, उस देश के विकास के बारे में, देश के स्तर के बारे में, भाई विकसित है, विकासशील है, अविकसित है के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो मानव विकास की अवधारणा हो गई कि तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। और कब किया था? इन्होंने 1980 से 90 के दशक में किया था। 1990 में अमर्त्य सेन ने इसका समर्थन किया। 1990 में अमर्त्य सेन ने इसका समर्थन किया। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे आएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो आप बताएंगे कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया। कब किया? 1990 और 80 का जो दशक उसमें किया। ठीक है। अब इसका समर्थन किसने किया? अमर्त्य सेन ने किया। कब किया? 1990 में किया। ठीक, यहां तक हो गया। आगे प्रश्न आता है कि भाई जो SDI मान होता है, मानव विकास की जो अवधारणा है, इसको प्रकाशित, जो इसका जो स्तर, इसको प्रकाशित कौन करता है, इसकी रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो 1990 में जैसे अमर्त्य सेन ने इसका समर्थन किया, उसके बाद में UNDP के द्वारा, किसके द्वारा? UNDP के द्वारा इसका हर वर्ष प्रकाशन तैयार किया जाता है और इसके आंकड़े तैयार किए जाते हैं। तो 1990 से SDI का प्रकाशन UNDP के द्वारा किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि कभी कभार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर भारत का मानव विकास सूचकांक, भारत के राज्यों का मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? वो UNDP नहीं करता है। UNDP केवल भारत का करता है, देशों का करता है। फिर उसके बाद में जो देश के जो राज्य हैं, उनका मानव विकास वहाँ की जो उस देश की सरकार है, उसके द्वारा उसको प्रकाशित किया जाता है। अब देखो, अपन ने मानव विकास की संकल्पना के बारे में देखा, मानव विकास की अवधारणा के बारे में देखा, ये भी देख लिया भाई मानव विकास का जो प्रकाशन कौन करता है? UNDP करती है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। UNDP की स्थापना कब हुई थी? 1966 में, 1966 में। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, ये तो जानते हैं, अमेरिका में, USA में। परिभाषा की बात करते हैं। कभी कभार ये बोले भाई मानव विकास को परिभाषित कीजिए, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। तो मानव विकास को परिभाषित करने के लिए देखो, अभी बात की थी कि इस विकास में किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चला जाता है, समस्त पक्षों को लेके चला जाता है, उनमें वृद्धि को लेके चला जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विकसित करने की एक प्रक्रिया है। समझ में है कि मानव विकास क्या है? इन्वाइटेड कोमे में बंद करना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन्वाइटेड कोमा लगाना, कि परिभाषा डेफिनेशन लिखते हैं, इसको कोटेशन में लिखते हैं और इन्वाइटेड कोमा लगा के इसको लिखते हैं। तो मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर में को विकसित करने की एक प्रक्रिया है। मनुष्य की आकांक्षाएं बहुत सारी होती हैं। आकांक्षाएं कैसे पूरी हो? भाई आकांक्षाएं पूरी होंगी जब उसको संसाधन उपलब्ध होंगे, संसाधन उपलब्ध के लिए हर क्षेत्र का विकास किया जाएगा, तब जाकर के उसकी प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक है, तो ये एक तरह से मानव विकास की परिभाषा होगी जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, इसमें अपने हालांकि अपने इस अध्याय में नहीं दिया गया, ये हटा रखा है, केवल इसके पॉइंट लिखे हुए हैं कि मानव विकास, कभी कभार
पूछ लेते हैं कि मानव विकास के स्तंभ क्या होते हैं, मानव विकास के उपागम क्या होते हैं। ठीक है, स्तंभ उपागम का मतलब होता है कि मनुष्य का विकास किस तरह से किया जा सकता है, इसके पहलू क्या होते हैं। तो अपन बात करते हैं कि मानव विकास के स्तंभ की बात करते हैं तो मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। कितने स्तंभ होते हैं? मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। और जब 4 स्तंभ की बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्तंभ आता है समता स्तंभ आता है इसका। सेकंड नंबर का बात करते हैं सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब होता है कि ऐसा विकास किया जाए ताकि सभी का विकास हो, किसी का विकास प्रभावित न हो। उत्पादकता, उत्पादकता का मतलब होता है कि जो संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं तो उसमें उत्पादन करने की शक्ति उसमें होनी चाहिए। आगे चलता है सशक्तिकरण। तो ये इसके 4 स्तंभ हैं जो पूछते हैं, आपको नाम लिखना पड़ेगा इनका। उसके बाद में चलते हैं मानव विकास के उपागम की बात करते हैं। जिस प्रकार से मानव विकास के 4 स्तंभ थे उसी प्रकार से मानव विकास के उपागम भी 4 हैं। देखिए दे रखा है कि मानव विकास की समस्या, देखो अपन मानव विकास के बारे में देखते हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को देखने के लिए उपागम की आवश्यकता होती है। तो उन समस्याओं को देखने के लिए हालांकि उपागम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रमुख उपागम की बात करते हैं तो इसके 4 उपागम होते हैं। एक आय उपागम, कभी कभार हम आय के आधार पर व्यक्ति की पहचान करते हैं कि ये किस श्रेणी में है, विकसित है, विकासशील है, या जैसे मान लो अमीर है, गरीब है या मध्यम वर्ग का है। उसी प्रकार से आधारभूत आवश्यकता उपागम कि व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो किस स्तर की है इसके आधार पर देखा जाता है। क्षमता उपागम, उसकी कार्य करने की कैपेसिटी क्या है। और एक कल्याण उपागम जो लोगों के विकास में वृद्धि से लिया जाता है। तो इसके 4 उपागम होते हैं। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि 4 स्तंभ होते हैं और 4 इसके उपागम होते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ तक हो गया कि मानव जो विकास सूचकांक SDI यहाँ पे लिखा होता है। आपसे पूछ सकते हैं कि SDI की फुल फॉर्म क्या होती है। SDI की फुल फॉर्म की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, अभी लिखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HUMAN DEVELOPMENTINDEX ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। आपसे पूछे ह्यूमन SDI मान क्या है, तो SDI मान मानव विकास सूचकांक है। आप ये मत लिखना कि SDI मान क्या है तो मानव विकास, ये इसकी एक फुल फॉर्म हो गई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लेकिन आपसे पूछे कि मानव विकास सूचकांक क्या है या HDI मान क्या है, तो आपको फिर इसमें लिखना पड़ेगा कि मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक होता है। मानव विकास सूचकांक क्या है? ये एक सूचकांक होता है। कैसा सूचकांक है? इसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। भाई मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक है। अब इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया जाता है कि मानव विकास सूचकांक किस श्रेणी में आ रहा है, अति उच्च में आ रहा है या उच्च में आ रहा है या मध्यम में आ रहा है या निम्न में आ रहा है। इसके आधार पर इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि मानव विकास सूचकांक क्या है, HDI मान क्या है। तो आप लिखेंगे कि मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर, यहाँ पे मानव विकास को इन्वर्टेड कोमे में रखना, अंडरलाइन करना, के आधार पर आंकने में किया जाता है, उनके स्तर बनाए जाते हैं। अब देखो मानव विकास जो सूचकांक है, कभी कभार से पूछ लेते हैं बच्चे से, मानव विकास सूचकांक सर आपने पढ़ा है, ये ज्ञात कैसे किया जाता है, निकाला के आपने बुक में नहीं दे रखा है हालांकि, लेकिन फिर भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो देखो मानव विकास सूचकांक ज्ञात करने के जो कुछ आयाम होते हैं, क्या होते हैं, कुछ ऐसे पक्ष होते हैं, कुछ ऐसे कारक होते हैं जिसको रख करके मनुष्य का स्तर ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए अपन ने सबसे पहले लिया है कि मानव सूचकांक ज्ञात करने के प्रमुख 3 आयाम हैं। कितने आयाम हैं? 3 आयाम है, यहाँ पे 3 आयाम। ये 3 आयाम कौन कौन से हैं? पहला है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि व्यक्ति की जो जीने की जो औसत उम्र है, किसी एक व्यक्ति से नहीं लिया जाता है,
एक व्यक्ति से नहीं लिया जाता है। देश में जितने लोग हैं, वो जितने लोग मरते हैं तो उनका औसत निकाला जाता है। कभी कभार देखते हैं कुछ लोग तो 100 साल जी जाते हैं, कुछ 100 को भी क्रॉस कर जाते हैं, कुछ 90 के अबाउ तक जीते हैं, कुछ 80 उम्र को पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साल 2 साल में चले जाते हैं, कुछ 20-25 साल के होते हैं वो चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं, इनका औसत निकाल करके जो टारगेट निकाला जाता है तो जीवन प्रत्याशा है। और 2018 में अपने देश की जो जीवन प्रत्याशा है वह 68.2 के लगभग है। 68.2 के लगभग पुरुषों की है, महिलाओं की ज़्यादा है। महिलाओं की लगभग 70.1 के लगभग है, 70.1 के आसपास है। दूसरे शिक्षा, शिक्षा इसका दूसरा उपागम है। शिक्षा के द्वारा भी अपन सूचकांक ज्ञात करते हैं। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब समझ गए होंगे। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि एक राष्ट्र की जो आय होती है, एक देश की जो आय होती है, उस आय में वहाँ के लोगों को से उस आय को वहाँ के लोगों से डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने के बाद में यानी कि भाग लगाया जाता है। उसके बाद में जो आंसर आता है वो प्रति व्यक्ति आय के अंदर आ जाता है। भाई एक व्यक्ति की आय कितनी है। जैसे मान लो कि अपने परिवार में 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10। एक 50,000 रुपये कमा रहा है, एक 20 कमा रहा है, एक 30 कमा रहा है, एक 25 कमा रहा है। लेकिन अब अपन प्रति व्यक्ति आय देखें तो क्या उनका औसत निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? औसत। औसत निकाल के उसकी प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाएगी। इसलिए सूचकांक ज्ञात करने की प्रमुख 3 आयाम होते हैं। इनके आधार पर सूचकांक ज्ञात किया जाता है। अब कैसे ज्ञात करते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। सूचकांक HDI। HDI का मतलब समझ गए? ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन DEVELOP MENT, इंडेक्स INDEX, इंडेक्स होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। अब ये कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, एक अधिकतम वैल्यू होती है, अधिकतम सीमा होती है, और एक न्यूनतम सीमा होती है। ये तो दो चीज जानते हैं आप। जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपकी रिपोर्ट आती है, उसमें लिखा होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम लिखा होता है। तो अपन यहाँ देखेंगे कि जो विश्व के जितने देश हैं, विश्व के जितने देश हैं उनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, यानी कि सबसे हाई रैंक किसकी है, सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक किसका है, और सबसे मिनिमम माइनस मिनिमम वैल्यू सबसे कम मानव विकास सूचकांक किसका है। ठीक है, फिर वो माइनस करके अब जिस देश का की जो रैंक निकाल जिस देश का मानव विकास निकाला जाता है तो उनके जो 3 आयाम है ना, वो 3 आयाम कौन कौन से? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। तीनों का टोटल करते हैं और तीनों का टोटल करके इसमें भाग लगा देंगे तो वो उस देश का मानव विकास सूचकांक ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखना जरूरी है, नोट लगा करके लिखना, NOTE, नोट। हमेशा HDI मान, HDI रैंक हमेशा 0 से 1 के मध्य होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। कहीं तुम लिख दो कि उसकी 50 हो गई, 500 हो गई, 600 हो गई, नहीं। हमेशा मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के मध्य ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। कि जो देश 0 के नज़दीक हैं उनका मानव विकास सूचकांक बहुत कम होता है, वो अविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। जिनका मान 5.5 से लेकर के 0.7 के आसपास होता है वह मध्यम श्रेणी के देशों में आते हैं। और जिनका मानव विकास जिसका HDI मान 0.7 से अधिक होता है वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? विकसित। इसलिए 3 स्तर बन गए, विकसित, विकासशील और अविकसित श्रेणियां बन गई। वो किसके आधार पे बनी? मानव विकास सूचकांक के आधार पे। तो हमेशा इसका जो HDI मान है कितना होता है? 0 से 1 के मध्य होता है। यहाँ पे एक बार फिर देखना कि मानव विकास सूचकांक कैसे ज्ञात किया जाता है। मानव विकास सूचकांक ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला, एक सूत्र होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। अपन ने यहाँ पे लिया है। अब देखो, इसमें एक चीज समझने की बात यह है कि यहाँ पर जो कंट्री वैल्यू है, जिस कंट्री का मानव विकास सूचकांक, जैसे भारत का ज्ञात कर रहे हैं तो आप भारत की वैल्यू का से ही इसको डिवाइड करेंगे, भारत की वैल्यू का इसमें भाग लगाएंगे। भाग किस में लगाएंगे कि सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक किसका है ना, और सबसे कम किसका है, उसको माइनस कर लेंगे, जो आएगा
उसको इससे डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक किसका है, नॉर्वे का, सबसे कम किसका है, नाइजर का, ठीक है। अब उनको माइनस करके अब भारत की वैल्यू क्या आ रही है, तीनों की, जीवन प्रत्याशा की, शिक्षा की और प्रति व्यक्ति आएगी, तीनों को टोटल करेगी, तीनों का टोटल करके इसमें भागे लगा देंगे, तो जो मान आएगा वो वहाँ का SDI मान आ जाएगा। और मैंने लिखा है कि नोट लगा के लिखा है, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि HDI मान कितना हो सकता है, तो हमेशा HDI मान 1 से लेकर के 0 के मध्य होता है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक ज्ञात कर लिया था। अब बात करते हैं कि मानव विकास सूचकांक का जो एक प्रारूप होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप होता है, एक राष्ट्रीय प्रारूप होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर बात करते हैं कि मानव विकास सूचकांक का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप का मतलब होता है कि जो विश्व लेवल पर जो देशों का सूचकांक ज्ञात किया जाता है, उस सूचकांक में किन देशों को किस श्रेणी में रखा गया है, उसकी बात अपन यहाँ पर बात करेंगे। देखो कुछ रिपोर्टें होती हैं, वो कुछ ईयर के आधार पे होती हैं, ऐसे नहीं अपने बुक में 2013 के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SDI मान के आधार पर विश्व के देशों को 4 वर्गों में रखा गया है। कितने वर्ग बनाए गए हैं, 4 वर्ग बनाए गए हैं। वो 4 वर्ग किसके आधार पे बनाए गए, अभी मैंने बताया था कि 0 से लेकर के 1 तक, उसके आधार पे इसके वर्ग किए जाते हैं, ठीक है। ये नहीं मत कर देना कि 1 से आगे 2 3 4 5 6 बना दो, नहीं, 1 से आगे नहीं जाना है। 1 से जिस देश का मानव विकास सूचकांक 1 होता है, ये वह देश 100% विकसित होता है। वहाँ पर विकास की कोई कमी नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है कि वो विकास कर रहा है कि पूरा विकास कर लिया उसने, तो 1 भी नहीं होता, 1 से नीचे होता है। जैसे नॉर्वे की बात करें कि नॉर्वे का विकास सूचकांक सबसे सर्वाधिक है, तो 2013 के अकॉर्डिंग नॉर्वे का विकास सूचकांक 0.955 है। यहाँ पॉइंट लगाना जरूरी है, कुछ लोग लिख देते हैं 0.955, तो 0 पॉइंट, अब 0 से पहले पॉइंट मत लगा देना, 0 के बाद में लगेगा। 0.955 है, 1 तो नहीं है ना, अगर 1 होता तो इसका विकास पूरा, विकास करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो इस तरह से मानव विकास सूचकांक को 4 वर्गों में रखा गया है। पहला दे रखा है कि अति उच्च मानव विकास श्रेणी वाले देशों की बात करते हैं, उसके बाद में उच्च मानव विकास श्रेणी वाले देश आते हैं, उसके बाद में मध्यम मानव विकास श्रेणी वाले देश आते हैं, और उसके बाद में जो निम्न मानव विकास श्रेणी वाले देशों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो अभी प्रश्न आएगा आपके कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानव विकास को कितने प्रारूप में रखा गया है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास के प्रारूप को स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने। तो आप बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर HDI मान को 4 वर्गों में रखा गया है, 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। वो भाग कैसे कर रखे हैं, पहले भाग की जो अपन ने बात की है कि इसमें उन देशों को रखा जाता है जिसका मानव विकास लगभग 0.8 से ऊपर होता है, 0.8 से नीचे नहीं होता है, उन देशों को इस श्रेणी में रखा जाता है। और 2013 की रिपोर्ट की बात करते हैं तो 2013 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें विश्व के 47 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें कुछ देशों का अपन एग्जाम्पल देंगे, जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक हमेशा से एडवांस चलता, आगे चलता है। उसके बाद में स्विट्जरलैंड है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है, ये दोनों आगे पीछे होते रहते, कभी स्विट्जरलैंड आता है, कभी कभार स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पे भी आ जाता है, लेकिन अधिकतर नॉर्वे आगे चलता है। और ऑस्ट्रेलिया है, ये इस श्रेणी के देश हैं, इनका मानव विकास सूचकांक 0.9 से ऊपर चलता है। उसके बाद में बात करते हैं कि उच्च मानव विकास सूचकांक की श्रेणी वाले देश। देखो 2013 की जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो SDI मान रैंक बनाई गई थी, तो इस रैंक में उच्च मानव विकास श्रेणी में भी उतने ही देश हैं जितने अति उच्च मानव विकास श्रेणी में, उसमें कितने थे 47, कितने थे 47, तो इसमें भी कितने हैं 47। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, ये दोनों अलग अलग हो गए, अति उच्च मानव विकास श्रेणी के और उच्च मानव विकास श्रेणी के, तो आपसे पूछ लिया जाए कि उच्च मानव विकास श्रेणी में विश्व के कितने देश हैं, उच्च मानव विकास श्रेणी में विश्व के कितने देश हैं, तो दोनों को ऐड कर दो, 47 + 47 94, 94 देश है, 94 ऐसे देश हैं जिनका मानव विकास सूचकांक 0.71 से एडवांस है, आगे है, उससे नीचे नहीं है। चलो सेकंड नंबर की बात चल रही है कि इसका मानव विकास सूचकांक 0.71 से 8 तक के लगभग होता है, नियर अबाउट होता है।
और इसमें 2013 की रिपोर्ट के अनुसार 47 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे जापान है, इजराइल है, सिंगापुर है, ऐसे देश हैं जिसका मानव विकास सूचकांक उच्च श्रेणी के देशों के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं मध्यम मानव विकास श्रेणी की, यानी कि ऐसे देश होते हैं जो विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। ऊपर की जो बात की थी वो विकसित देशों की श्रेणी के अंदर आते हैं। अब देखिए इसका जो आधार लिया गया है मध्यम मानव विकास श्रेणी के लिए, आधार लिया गया कितना लिया गया है 0.5 से 0.7 तक। कितना लिया है 0.5 से 0.7 तक की श्रेणी में जिन देशों का मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई मान की जो रैंक होती है उनको इसमें रखा जाता है। जैसे भारत की बात करते हैं, भारत मीडियम श्रेणी के रैंक वाले देशों में आता है, इसी रैंक में आता है भारत। ठीक है, तो 2013 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो इसमें भी वही उतने ही देश है जितने पहले 47, तीनों में 47, 47, 47 दे रखा है। अब इसमें देखो चीन है, भारत का पड़ोसी है, थाईलैंड है, मंगोलिया है और भारत। ये सारे किस महाद्वीप के हैं? ये सारे एशिया महाद्वीप के हैं। कौन से महाद्वीप के हैं? एशिया महाद्वीप के। तो अधिकतर एशिया महाद्वीप के देश हैं वो किस श्रेणी में आ रहे हैं? विकासशील श्रेणी में आ रहे हैं। मध्यम वर्ग के अंदर इनको रखा जाता है जिनका एचडीआई मान 0.5 से लेकर के 0.7 तक आता है। जैसे मान लो कि भारत की बात करते हैं, 2013 में बात करें भारत की, तो भारत का एचडीआई मान कितना है 0.554 है। जो अभी 2018 जो की रिपोर्ट है उसमें देखते हैं तो वहाँ का जो मानव विकास सूचकांक कितना है 0.647, 0.647 है, यानी कि 600.0647 है, 0.647 है। ठीक है, तो इसमें चीन आता है, थाईलैंड आता है, मंगोलिया आता है, भारत आता है। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं इसलिए आप मैप देखा करो कि भारत कहाँ है, थाईलैंड कहाँ है, आपका चीन कहाँ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता है कि चीन कहाँ है, उनको पूछे कि चीन कौन से महाद्वीप में, तो अमेरिका महाद्वीप में चले जाते हैं, वहाँ ढूंढते हैं। जापान कहाँ है तो अमेरिका में ढूंढ लेते हैं। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क उसको भारत में ढूंढते रहते हैं। ऐसे नहीं मिलेगा। आप मैप को बार बार अपने नज़रों के सामने रखा करो, उसको देखा करो, उसकी पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब जा कर के इनकी स्थिति का पता लगता है, क्योंकि आपके मैप भी आता है और मैप में आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं निम्न मानव विकास श्रेणी की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे जो इसका चौथा वर्ग है निम्न मानव विकास श्रेणी। अब इस श्रेणी में जो मानव विकास का जो आधार है एसडीआई मान की जो रैंक है वो ली जाती है कि 0.5 से कम। 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है, 0.4 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, लेकिन 5 से आगे नहीं होगी। तो इस प्रकार की श्रेणी में उन देशों को रखा जाता है जो अविकसित श्रेणी के देश होते हैं। किस श्रेणी के देश होते हैं? अविकसित श्रेणी के देश होते हैं। और इनमें आपकी बुक के अंदर तो 35 दे रखे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 45 देश आएंगे तभी जा करके, क्योंकि ये 186 देशों का रेशियो है। ये कितने देशों का रेशियो है? 186 टोटल मिला करके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ को मिला करके 186 देश है। क्योंकि 2013 में 186 देशों का एचडीआई मान ज्ञात किया गया था। तो 186 देश तभी होगी जब इसमें 45 रखेंगे। तो 0 से 5 यानी कि 0.5 से कम में 45 देश हैं और इस श्रेणी में कांगो, चाड और नाइजर को रखा जाता है। ये ऐसे देश हैं जिसका मानव विकास सूचकांक 0.5 से कम है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो गया। प्रश्न का आंसर हो गया कि मानव विकास सूचकांक का अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप क्या है। तो आप बताएंगे मानव विकास सूचकांक का जो प्रारूप है इसको 4 वर्गों में रखा गया है। अति उच्च मानव में, उच्च मानव में, मध्य मानव श्रेणी में और निम्न श्रेणी में। यहाँ पे इनका ये रेशियो याद करना जरूरी है। 0.8 से 1 तक अति उच्च, 0.7 1 से 8 तक उच्च, 0.5 से 0.7 तक मध्यम और 5 से कम अति निम्न में आते हैं, निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब नोट, मैंने एक नोट लगा के लिखा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कभी कभार पूछ लेते हैं कि 2013 आपकी बुक के अकॉर्डिंग पूछेंगे, वर्तमान के अकॉर्डिंग नहीं पूछेंगे, आपकी बुक के अकॉर्डिंग पूछेंगे और बुक के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। वर्तमान का लिखेंगे तो वर्तमान का हवाला आपको देना पड़ेगा, ईयर लिखना पड़ेगा कि आपने कौन से ईयर का इसमें डाटा दिया है। देखो 2013 की सूचना के आधार पर अपन देखते हैं 2013 की जो एचडीआई मान की रैंक है के आधार पर देखते हैं
जो यूएनडीपी ने प्रकाशित की है, तो उसमें सबसे फर्स्ट रैंक वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। नॉर्वे किस महाद्वीप में है? आंसर देना, कमेंट्स में डालना, पता है कि आपको नॉर्वे किस महाद्वीप में है। नॉर्वे का है 0.0955 है, 955 है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे, देखो हाई और कम याद रखना, हाई सबसे हाई सबसे न्यून और भारत का, क्योंकि अपन भारत के कंट्री के हैं, भारत में है, तो अपना तो याद होना जरूरी है। तो इसमें देखो सबसे कौन सा 0 पॉइंट एडवांस कौन सा है? नॉर्वे। सबसे नीचे के रैंक में कौन सा आ रहा है? नाइजर आ रहा है। और नाइजर का मानव विकास 2013 के आधार पर कितना है? 0.304, यानी कि 304 पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं इसको। और इसी के आधार पे जब भारत का एसडीआई मान देखते 2013 की, सारे 2013 की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? 2013 की। ये भी 2013 की है और ये भी 2013 की है, सारे 2013 की है। तो भारत का एसडीआई मान 0.544 था। ठीक है, अब मैं प्रश्न पूछूं कि एसडीआई मान की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। स्पेलिंग याद कर लेना, कहीं गलत कर दो। ठीक है, तो ये हो गया एक मानव विकास सूचकांक का अंतरराष्ट्रीय प्रारूप। अब बात करते हैं कि भारत में मानव विकास सूचकांक के प्रारूप की बात करेंगे। अभी तो अपन विश्व लेवल की बात कर रहे थे, अब कर देंगे अपने कंट्री इंडिया की बात करेंगे। तो देखो 2013 में अभी पढ़ा अपन ने कि 2013 में 186 देशों की रैंक तैयार की गई थी। कितने देशों की रैंक तैयार की गई थी? 186 देशों की। उसमें भारत का कौन सा स्थान था? 138वां। कौन सा स्थान था? 138वां स्थान था। यानी कि 186 देश को जब रखा गया था, 186 देशों को लिया गया, उनका विकास तैयार किया गया, तो भारत का 138वां स्थान, यानी कि 137 देश भारत से आगे हैं। भारत का स्थान 138वां है। लेकिन जब आगे की डाटा जब अपन पढ़ते हैं, आंकड़े पढ़ रहे हैं, तो ये लग रहा है कि धीरे धीरे विकास में सुधार आ रहा है, भारत की रैंक सुधरती जा रही है। यहाँ पे ये देखना कि रैंक जितनी कम होती है वो सुधार होता है, जितनी ज़्यादा होती है वो सुधार नहीं होता। कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, उसको उल्टा कर लेते हैं कि साहब भारत का तो 138वां स्थान है, 138वां नंबर है, एडवांस है। अब की जैसे मान लो कि 29वां है, 129वां। 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? 129वां स्थान है। तो तुम क्या सोच, सर ये तो गिर गया? नहीं, सुधार हुआ है। क्या हुआ है? सुधार। पहले 137 देशों के बाद नंबर आ रहा था, अब 128 देश के बाद भी नंबर आ रहा है। 2018 की बात करते हैं तो इसका 130वां स्थान था और मानव विकास सूचकांक कितना था? 0.647। और 2019 में इसका 29वां स्थान आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से भारत के मानव विकास सूचकांक का प्रारूप है। दोबारा से देखना कि 2013 में यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित 100 देशों की रैंक में भारत का 138वां स्थान है और इसका मानव विकास सूचकांक 0.554 था। लेकिन बढ़ते समय के साथ भारत के विकास में सुधार हो रहा है, इसकी रैंक में सुधार हो रहा है। अब हवाला देते हैं, अपन 2018 की बात करते हैं तो 2018 में भारत का 130वां स्थान था, 2017 में 131वां था और 2019 में 129वां। यानी कि हर ईयर की बात करते हैं, हर वर्ष की बात करते हैं तो भारत के विकास में सुधार आता जा रहा है। अब बात करते हैं कि भारत में भी जिस तरह से विश्व को 4 स्तर पे डिवाइड कर रखा है, तो भारत में भी अपन ने ज़्यादा तो नहीं किया है कि 2 हिस्सों में लिया है कि सर्वाधिक मानव विकास वाले और न्यूनतम मानव विकास वाले। देखिए भारत में मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं, एसडीआई मान की बात करते हैं, तो सर्वाधिक एसडीआई मान वाला अपना जो राज्य है केरल है। कौन सा राज्य है? केरल। और उसका मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.7 है। कितना है? 0.7। ठीक है, और इसके बाद दिल्ली का स्थान आता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है, उसके बाद गोवा का नंबर है, उसके बाद पंजाब का नंबर है। धीरे धीरे आते जाएंगे, कम होते जा रहे हैं। तो आपको ये 3-4 का नाम याद रखना है। केरल फर्स्ट नंबर पे है, इसके बाद दिल्ली सेकंड नंबर पे, हिमाचल प्रदेश का नंबर आ रहा है, उसके बाद गोवा का, उसके बाद पंजाब का आ रहा है।
न्यूनतम मानव विकास की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? न्यूनतम मानव विकास की बात करेंगे। तो न्यूनतम मानव विकास में अपन देखें तो बिहार का जो मानव विकास सूचकांक है वो सबसे कम है। बिहार का मानव विकास सूचकांक क्या है? सबसे कम है। उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों का नंबर आता है, ये इससे ज़्यादा है, बिहार से ज़्यादा है। सबसे कम बिहार का, फिर इससे ऊपर आ रहा है अपना उड़ीसा, उसके बाद में छत्तीसगढ़, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। अब मैंने यहाँ नोट लगा के लिखा है कि 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का SDI मान 0.647 है। आपको ईयर का हवाला देना है। यहाँ पर ये मत लिख देना कि 2013 में 647 था, नहीं, यहाँ तो 554 ही होगा। आप 2018 की बात करेंगे तो 0.647 है। अब देखो एक बात और करते हैं कि भाई अपन ने पढ़ा था कि एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक के सूचक कौन कौन से हैं? मानव विकास सूचकांक के सूचक कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा का मतलब कि व्यक्ति की औसत आयु क्या है, जीने की आयु क्या है। शिक्षा, साक्षरता जो अपन देखते हैं। और इसमें एक दे रखा है कि प्रति व्यक्ति आय, कि देश में प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये इसके सूचक है, तीन सूचक के आधार पर तैयार किया जाता है। और एक बात का ध्यान रखना, आपको पहले बताया था कि जो HDI मान है ये 0 से लेकर के 1 तक ही होता है। HDI मान का फार्मूला बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू, SDI मान बराबर मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू बटे कंट्री वैल्यू। जिस देश का आपको ज्ञात करना है उसकी वैल्यू। अब कंट्री वैल्यू क्या होती है? कंट्री वैल्यू में 3 चीजें होती हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों को ऐड करते हैं और जो मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू बाकी निकाली थी उसमें इसका भाग लगाते हैं, उसको इससे डिवाइड कर देते हैं। जो आपका आंसर आता है उस देश का मानव विकास सूचकांक आता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका मानव विकास सूचकांक। अब एक बार फिर बता रहा हूं कि मानव विकास क्या है। मानव विकास किसी एक पक्ष में नहीं लेते हैं, जबकि मनुष्य के यहाँ लिखा हुआ है कि मानव विकास सूचकांक, अभी बताया था इसमें कि मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं और उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर के विकास स्तर को विकसित करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि इसमें व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विकास में काम आने वाले जो कारक हैं उनमें वृद्धि करना ही मानव विकास कहलाता है। किसी एक पक्ष में विकास होना मानव विकास नहीं कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इसको आप नोट्स के रूप में लिखना। ये एक तरह से नोट्स ही हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ आएगा नहीं। ठीक है बच्चों, बार बार रिवाइज करना, पढ़ना, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट्स करना, उसका हल आपको बताया जाएगा। ओके, बाय।